हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी मैं बीपीएससी 67 मैथ्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है पीटी 21 सितंबर को संभावित तिथि है और ये लगभग तय है कि आयोग उस दिन परीक्षा ले रही है। तो उसका जो मैथ्स का जो 10 क्वेश्चन आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा हुआ है तो 67th पीपीएससी में जो परीक्षा रद्द हो गया था, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन पूछा है उसको लेकर आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन बीपीएससी हर एक बार मैथ्स में पूछता है। टाइप वही रहता है, बस क्वेश्चन डिजिट ये डिफरेंट रहता है, बट प्रोसेस उसका जो कंसेप्ट है और टाइप है वो लगभग सेम रहता है, कभी कभी डिफरेंट कर देता है। अगर आप हर एक साल के क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कंसेप्ट के साथ समझकर सॉल्व कर लेंगे तो आपका 7-8 क्वेश्चन मैथ्स में आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक ही कंसेप्ट पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाजित है ना। 200 और 600 के बीच में, है ना। तो जब बीच रहे ना, जब ऐसे पूछे कि ये ध्यान देना है आपको, जब बीच में रहे, ठीक है, इसका मतलब 200 और 300, 600 इसको छोड़ देना है, इसके बीच में है। जब ये पूछे कि 200 से 600 तक पूछे आपका होगा, 200 से 600 तक, तो उसमें 200 और 600 दोनों को समाहित करना है। लेकिन अगर 200 और 600 के बीच में पूछे तो दोनों एंड वाले नंबर को छोड़ देना है, बीच का नंबर लेना है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए पूछ रहा है कि 200 और 600 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाजित है। मतलब 4 से भी वो डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। जब ऐसे 2-3 नंबर आपको गिवन हो, उससे डिविजिबल कौन सा नंबर है वो जब आपको पूछा जाए तो सबसे पहले इस गिवन नंबर का आप एलसीएम पता कीजिए, फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम पता कर लेंगे। एलसीएम पता करेंगे 4, 5 और 6 का, 4, 5 और 6 का, ठीक। तो इसका एलसीएम होता है 60, इसका एलसीएम होता है 60, ठीक है। अगर आप एलसीएम चाहते हैं कि बिना सॉल्व किए हुए फाइंड करें तो उसका ये याद रखिए, एलसीएम जो होता है जितने भी गिवन नंबर होगा आपके पास तो उसमें सबसे बड़ा नंबर को पहले आप फाइंड कीजिए। सबसे बड़ा नंबर कौन है तो देखते हैं इसमें आपकी सबसे बड़ा नंबर जो है वो 6 है ना। सबसे जो बड़ा डिजिट है, संख्या है, वो 6 है। तो एलसीएम हमेशा या तो बड़े जो लार्जेस्ट डिजिट है उसके इक्वल होगा या उसके मल्टीपल में होगा, ये ध्यान देना है। उसके इक्वल होगा या उसके मल्टीपल में होगा। तो फिर कौन सा होगा, तो अगर ये नंबर 6 जो लास्ट बड़ा डिजिट है अगर ये बाकी सभी से डिविजिबल है तो वही हो जाएगा, नहीं तो इसके मल्टीपल में बढ़ते जाना है आपको। जैसे 6 में देखिए, 6 जो है 4, 5 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 12 देखेंगे 12 भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं है। तो ऐसे करके जब बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि हमको 60 पे जाके हम रुक जाएंगे। 64 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा। लेकिन 60 से पहले का कोई भी नंबर जो 6 के टेबल में है वो इससे डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा एलसीएम आ गया इसका 60, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब जब एलसीएम आ गया तो फिर देखेंगे कि 200 से कौन सा 60 से कौन सा, 60 के टेबल में कौन कौन सा नंबर है जो 200 और 600 के बीच में आएगा, है ना। तो पहला नंबर आप पाएंगे कि पहला नंबर जो होगा वो 240 होगा, ठीक। दूसरा होगा वो 300, बस ऐड करते जाइए। दूसरा होगा 300, फिर हो जाएगा आपका 360, ठीक। फिर हो जाएगा फिर का 420, फिर हो जाएगा 420, फिर हो जाएगा 480, 1 2 3 4 5, और फिर हो जाएगा आपका 480 के बाद एक और हो जाएगा 540, ठीक। अगला 600 आ जाएगा, लेकिन वो हमें नहीं लेना है कि बीच पूछ रहा है, ये ध्यान देना, ये बीच पूछ रहा है। अगर जो ही बीच आ जाए तो एंड वाले को छोड़ देना। तो फिर आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ऐसे नंबर हैं जो कि 200 और 600 के बीच में, जो कि 4, 5 और 6 से डिविजिबल होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर इसका सी। कितना सिंपल था, बहुत सरल था। तो ऐसे एलसीएम फाइंड कर लीजिए, फिर उसके बीच में देख लीजिए कौन सा नंबर डिविजिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो आगे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपको, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो
उसमें दिया हुआ है कि इसका वैल्यू हमें पता करना है कि 3 4n माइनस 4 3n, ठीक है। हमेशा ये किस से डिविजिबल होगा ये हमें पता करना है ना। ये जो डिजिट है हमेशा किसी भी सिचुएशन में इसमें से कौन सा ऐसा डिजिट है जिससे वो हमेशा डिविजिबल होगा। तो कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन है तो आप सीधा n इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, n के प्लेस पे आप इसको 1 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 इंटू 1 माइनस 4 3 इंटू 1, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 4, ये हो जाएगा हमारा 4 टू पावर 3, ये हो गया हमारा 81 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 64, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 17, ठीक। 17 हमारा आंसर हो गया। तो देखते हैं 17 बी वाला ऑप्शन है, ये आंसर है हमारा, ठीक। ये बी वाला ऑप्शन सीधा ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि कुछ पावर रहे और देखिए आपको कि सिमेट्रिकल बढ़ रहा है, ये मतलब 3 टू पावर 4 एंड 4 पावर उल्टा पुल्टा कर रहा है ऐसा कुछ, तो आपको सीधा n के प्लेस पे 1 डाल देना है, आपको आंसर जो आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। कितना सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, बस इसको लैंग्वेज पे ध्यान देना, वर्गों के बीच को पहले दो संख्या का अलग अलग वर्ग कर लेना है, उसका अंतर, वर्गों के बीच अंतर का वर्ग, जब पूछे अंतर का वर्ग, ठीक है, अंतर का वर्ग तो पहले अंतर कर देना है और दोनों का स्क्वायर कर देना है। लेकिन वर्गों का अंतर तो पहले वर्ग करना है फिर उसका डिफरेंस निकालना है। तो वर्गों के बीच का अंतर ये दिया हुआ है, ठीक है। और वो संख्याओं का योग जो है हमें 1000 दिया हुआ है। तो दो संख्याएं क्या है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं पहली संख्या x है एंड दूसरी संख्या y है, दो संख्या लेना है x एंड y है। तो पहला कंडीशन है कि वर्गों के बीच का अंतर मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 2 5 6 0 0 0। क्लियर है। वर्गों के बीच का अंतर अगर यहीं पे दिया रहता कि अंतर का वर्ग तो पहले अंतर करते x माइनस वाई फिर उसका वर्ग करते, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ। यहाँ पे क्या दिया हुआ, वर्गों के बीच का अंतर, तो पहले वर्ग करेंगे फिर उस दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है ये, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई, संख्याओं का योग दिया हुआ है हमें, वो है 1000। तो वो हमें ये दोनों संख्याएं क्या होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। ये दोनों संख्या का वैल्यू क्या होगा ये हमें पता करना है। देखिए तो इसको ये पता होगा आपको, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसको आगे ब्रेक करेंगे मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू हो गया ये 2 5 6 0 0 0। अब फिर ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसीलिए किया कि आगे x प्लस वाई दिया हुआ है तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, फिर उसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें x और y का वैल्यू पता चलेगा। क्योंकि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से क्या होगा x माइनस वाई का वैल्यू आ गया, ये हो गया हमारा 2 5 6 0 0 0 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई का वैल्यू 1000 है तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया ये, इसका मतलब हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 256 हो गया। और x प्लस वाई का वैल्यू हमें गिव है पहले से ही पता है, ये हमारा 1000 है। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि एक माइनस वाई है एक प्लस वाई है, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 2x, ये हो गया 2x और ये हो जाएगा हमारा 1256। तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1256 डिवाइड बाई 2 मतलब 628 है ना। x का वैल्यू आ गया 628। तो आप देखिए इसमें
सी वाले में 628 है। लेकिन बीपी आप वैसे तो सीधा इसी में मार देते हैं सिंपली, लेकिन बीपीएससी का एक खतरनाक ऑप्शन रहता है। क्यों? ई वाला ऑप्शन जो पहला मैंने लिख दिया यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी में दिखेगा। तो आप ऐसे टिक नहीं कर सकते, क्योंकि ई ऑप्शन को देखते हुए हो सकता है कि 628 ये ऑप्शन है, दूसरा कोई और आ जाए, 372 ना आके कुछ और आ जाए। इसीलिए आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, यहीं पे टिक करके नहीं आगे बढ़ जाना। ई ऑप्शन बहुत खतरनाक है, इसलिए आपको प्रॉपर सॉल्व करना ही पड़ेगा सभी क्वेश्चन को। अब देखिए, तो यहाँ पे इसी वाले में x प्लस वाई इक्वल टू 1000 है। तो यहाँ पे देखिए, तो y इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे 628, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये 1000 माइनस 628। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 1000 है। यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया हमने 628 प्लस वाई इक्वल टू 1000, फिर y इक्वल टू क्या होगा, 628 उस तरफ चला जाएगा, तो 1000 मैंने 628, अब हो जाएगा ये 372। अब हो गया ये हमारा आंसर। ठीक है, 372 ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका देखा आपने कितना सरल क्वेश्चन है, आराम से समझना है ध्यान से। इसमें आप 10 में 10 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और कट ऑफ देख ही रहे हैं कितना जाता है। अगर आपका इसमें 10 क्वेश्चन सही कर लिया आपने, तो आपका स्कोर 115 वैसे ही पहुंच जाएगा, है ना। अगर मैथ्स का 10 क्वेश्चन सही हो गया तो 115 स्कोर वैसे ही पहुंच जाएगा बिना किसी परेशानी के। इसलिए आप इस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि जीएस में अगर आपको लगा होगा कि आप सही करके आए, फिर कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन अगर मैथ्स में अगर आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, तो आपको वहीं पे आप 100% सिक्योर होंगे कि 10 में आपने 8 सही किया या 9 सही किया या 10 सही किया। लेकिन बाकी सेक्शन में कुछ गलतियां हो जाती है, अपने हिसाब से आप लगेगा हमें कि लगता है स्टूडेंट को कि हम पूरा सही होगा, इसमें ये एकदम 100% सही मार के आए हैं, लेकिन बाहर आके उसका आंसर कुछ और निकल जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका लॉग पे बेस्ड है। लॉग पे लग रहा होगा लॉगरिदम है, देखते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन चूंकि ये इतना सरल क्वेश्चन पूछता है ना, लॉगरिदम पे बहुत सरल क्वेश्चन बेसिक पूछता है, तो थोड़ा सा अगर आप लॉगरिदम पे ध्यान दे देंगे तो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि लॉग, ये क्वेश्चन है हमारा लॉग √2 टू द पावर 32। ठीक, इसका क्या वैल्यू होगा ये हमें पता करना है। ठीक, उससे पहले कुछ लॉग का रूल आप देख लीजिए, बहुत सरल है। पहला, अगर लॉग ऐसा हो कि लॉग कुछ सिंपल है और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉग m इंटू एन अगर हो, ऐसे लॉग m इंटू एन हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n। ठीक, लॉग n लिख सकते हैं, ये हो गया। फिर अगर मान लीजिए लॉग m बाई n हो, अगर ऐसे हो तो इसको लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन आसपास पे आता है। इस जो क्वेश्चन इस पे है उसको देख लीजिए आप। ये एक्चुअली बेसिकली तो बेसिक था, ये बता दिया, इस पे डिपेंड क्वेश्चन है। ऐसा इस पे भी क्वेश्चन आता है कि लॉग m इंटू एन हो, आप इसको लॉग m प्लस लॉग n, मतलब अगर प्रोडक्ट हो दोनों को प्लस कर देंगे, अगर डिवाइड हो तो दोनों को माइनस कर देंगे। अगर हमें लॉग x टू द पावर x हो, मतलब सेम हो, अगर इसका वैल्यू 1 होता है, जैसे अगर मान लीजिए log 10 हो टू द पावर 10 हो, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। log 20 मतलब सेम हो दोनों, अगर बेस भी सेम हो पावर भी सेम हो, तो क्या होगा, उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। बेस सेम पावर सेम वैल्यू 1। ठीक, ये हो गया। इसको एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो log x टू द पावर x है, और टू द पावर अगर y हो, मतलब ये दोनों बेस सेम हो, एक पावर और हो ये वाला, इसका सीधा सा वैल्यू y हो जाता है। ये याद रखिए। ठीक, मतलब अगर log x टू पावर x, एक पावर और कुछ डिफरेंट नंबर हो, अगर y हो या जो भी यहाँ पे पावर हो, वही उसका वैल्यू हो जाता है। इसी क्वेश्चन पे, इसी कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। अब देखिए कैसे बेस्ड है, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, log ये √2 है। ठीक, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, है ना। 2 टू द पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। क्लियर है। अब देखिए, फिर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो गया हमारा log, ठीक, ये √2 हो गया। ठीक, और 2 को फिर कर सकते हैं हम √2 का पावर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, है ना। ये तो 5 हमारा है ही। ठीक, ये हमारा 5 है। तो अब क्या होता है, ये पावर जो है ना यहाँ पे इंटू हो जाता है,
मतलब ये अब हो जाएगा कि log √2 टू द पावर √2, ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, जब इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, पहले √2 तो यहाँ पे है, 2 को हम √2 स्क्वायर कर लिया हमने, √2 स्क्वायर तो 2 ही होगा, उसका पावर 5 है पहले से। अब ये √2 का पावर √2, ये दोनों जो होता है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो √2 log √2 का पावर √2 और टू द पावर 10 है, तो क्या है log x टू पावर log x टू द पावर x, उसका पावर y, तो वैल्यू यहाँ पे y होता है, तो यहाँ पे सेम का पावर सेम है, ये डिफरेंट पावर है, तो इसका आंसर सीधा सा 10 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। लॉगरिथम का इसी बेसिक कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन आता है, इस पे आ जाएगा या इस पे आ जाएगा या इस पे आ जाएगा। तो अगर m इंटू एन हो, log m इंटू एन, तो log m प्लस log n कर देना है। log m अपॉन n हो तो log m माइनस log n कर देना है। और अगर ये माइनस log n हो तो ये आपको ऐसे कर देना। बाकी मतलब जैसे हो, अगर log x टू पावर x हो तो आप बेसिकली ये हो क्या जाता है, अगर इस फॉर्म में है ना, तो ये हमारा इसको ऐसे लिख सकते हैं, y log x टू पावर x हो जाता है। और चूँकि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाता है कि तो y इंटू 1 बराबर y हो जाता है। ठीक है, ये पावर जो है, ये वाला पावर वो पीछे आ जाता है, इसलिए इसका वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, क्लियर है, बहुत सरल था, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है। बस वही होता है कि जो मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है, जो लॉगरिथम देख के, एनसीआर एनपीआर देख के स्टूडेंट बहुत डर जाता है, उसको टच भी नहीं करता है ना, जबकि क्वेश्चन बहुत सरल पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कितना सरल है। ये भी 45 नींबू को 40 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है। अगर कोई नींबू बेच रहा है, जब वो 45 नींबू 40 रुपया में बेचता है ना, तो उस केस में उसको क्या होता है, 20% की हानि हो जाती है, मतलब उसको लॉस हो जाता है 20% का। तो लेन देन में, लेकिन अगर उसको मान लीजिए उस पर 20% का लाभ लेना हो, नींबू पे 20% का प्रॉफिट लेना है, तो 24 रुपया में वो कितना नींबू बेचेगा, ये हमें पता करना है। 24 रुपया में वो कितना नींबू बेचेगा। ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट एक बता रहा हूँ आपको, हमेशा हर जगह परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, हर जगह यूज होगा। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को जैसा बीपीएससी पूछता है जितना सिंपल, आप चुटकियों में कुछ सेकेंड में उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ जाइए, अगर कोई चीज़ पहले का दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए x है, किसी चीज़ का प्राइस है या जनसंख्या है या कुछ भी है ना, हमें बाद का निकालना है, आगे बढ़ना है। ठीक, आगे तो पहले का दिया हुआ है, बाद का निकालना है। जैसे किसी शहर का जनसंख्या हो या किसी चीज़ का भी प्राइस इतना है, 10% का प्रॉफिट हो गया तो कितना हो जाएगा, 10% का लॉस हो गया तो कितना हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि अगर परसेंटेज आपको बढ़ते जाए, 10% का प्रॉफिट हो गया अगर आपको, तो ऊपर में 110 करना है, नीचे में 100 करना है, बस इंटू करते जाइए। मतलब ये हो गया कि उस केस में जब पीछे से आगे, मतलब पहले का दिया हुआ हो, समझिए इसको, पहले का दिया हुआ हो, बाद का हमें फाइंड करना हो। ठीक, तो जितना टर्म फाइंड करना होगा, नीचे कांस्टेंट रहेगा 100 100 100, ऊपर में क्या होगा, अगर प्लस रहेगा तो 100 में अगर मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में उतना प्लस कर देंगे, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में उतना माइनस कर देंगे। यही कंसेप्ट है कि अगर पहले का दिया हुआ हो, अभी क्लियर हो जाएगा, अगर पहले का दिया हुआ हो, अब बाद का पता करना हो हमें, तो जितना बार भी पता करना हो, जैसे एक बार इसने मान लो x प्राइस है, मान ली पहले 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो x इंटू 110 110 अपॉन 100 हो जाएगा। फिर अगर अगला बार फिर से मान लीजिए अब 10% लॉस पे सेल कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, फिर इंटू कर देंगे इसी को, 10% लॉस है मतलब माइनस है, तो 100 माइनस 10 मतलब 90 अपॉन 100 हो जाएगा। फिर मान लीजिए 20% लॉस पे सेल करेगा, तो 100 माइनस 20 मतलब 80 अपॉन 100 हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। मतलब नीचे कांस्टेंट रहेगा, ऊपर प्लस और माइनस के हिसाब से हम 100 में उतना प्लस माइनस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर लास्ट का आगे का हमें दिया हुआ हो, आगे का दिया हुआ हो और पीछे निकालना हो, पीछे का निकालना हो, है ना, तो क्या करेंगे उस केस में, ऊपर 100 रहेगा, ऊपर 100, और नीचे क्या करेंगे, नीचे फिर वही, अगर प्लस है तो 100 में उतना प्लस कर देंगे, 100 में उतना प्लस कर देंगे, अगर माइनस है तो 100 में उतना माइनस कर देंगे, तो पीछे का हमको निकल जाएगा। ये अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो बहुत यूज होगा इसका, बहुत सिंपली आप किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को या परसेंटेज के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं। 45 नींबू को
40 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है। देखिए, तो 40 रुपया में बेचता है, मतलब बाद का चीज़ दिया हुआ है, हमें उसका सीपी निकालना है। सीपी हमें निकालना है ना, सीपी हमें निकालना है। 40 रुपया में बेचता है तो सीपी क्या होगा, तो बाद का चीज़ पता है, पहले का हमें निकालना है। तो 40 करेंगे, इंटू क्या करेंगे, मैंने बताया कि पीछे का निकालना हो, बाद का दिया हुआ हो, पीछे का निकालना हो, तो क्या होगा, ऊपर कांस्टेंट 100, नीचे क्या होगा, नीचे हानि है ना, 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो क्या हो जाएगा ये 100 माइनस 20, मतलब इसको सिंपली हो जाएगा ये 40 इंटू 100 अपॉन 80। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 20, 20, ये 2 जा हो जाएगा। ठीक, ये 50, मतलब 50 रुपीज़ हो जाएगा सीपी, मतलब 50 रुपया उसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना होगा पहले, तब ना फिर उसमें प्रॉफिट निकालेंगे आगे। तो हमें अगर 40 रुपया में बेचने पर जब 20% की हानि हो जाती है, तो इसका मतलब वो नींबू जो है 45 नींबू, अगर वो 50 रुपया में खरीदा था उसने, 45 नींबू उसने 50 रुपया में खरीदा था, ठीक है, तभी उसको क्या हुआ, 20% की हानि हो गई थी उसको। ठीक है, 50 रुपया में वो खरीदा था, 40 दुना 80, हाँ 50 रुपया में वो खरीदा था। अब देखिए, अब 50 इतना नींबू को अगर हमें प्रॉफिट पे सेल करना है, कितना प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे सेल करना है, तो फिर क्या हो जाएगा आपको 50, या पहले का दिया हुआ है, आगे का फाइंड करना है हमको, 20% का प्रॉफिट, तो ऊपर 120 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। मतलब पहले का दिया हुआ हो, आगे बढ़ना है हमें, तो ऊपर में प्लस कर या माइनस करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, 20% का लाभ लेना है उसको, तो 100 ऐसे हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2, तो ये हो गया 60, मतलब अगर वो 60 रुपया में बेचेगा नींबू, कितना नींबू, 45 नींबू, तो उसको क्या होगा, 45 नींबू अगर 60 रुपया में बेचेगा तो 20% का उसको प्रॉफिट होगा। तो लेकिन 45 नींबू 60 में बेचेगा तब ना, 60 रुपया में बेचेगा 45 नींबू, है ना, 60 रुपया में बेचेगा 45, यहाँ पे 24 में कितना बेचेगा ये पता करना है हमको। एक में कितना बेचेगा, तो 45/60, ठीक, और 24 रुपया में कितना नींबू बेचेगा, 45/60 गुने 24, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 6 चौक 24, 18 नींबू बेचेगा। अगर वो 24 रुपया में 18 नींबू बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। आंसर 18। तो सिंपल कंसेप्ट था। एक बार अगर इस तरह का क्वेश्चन और आएगा तो और अच्छे सब क्लियर हो जाएगा। अगर पहले का कुछ निकालना हमें गिवन है, बाद का निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे जितना बार बढ़ना है वो नीचे में 100 करते जाएंगे। ऊपर में अगर प्लस है तो 100 में प्लस, अगर माइनस है तो 100 में माइनस। अगर आगे का दिया हुआ है और पीछे का निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, उसी तरह से उसका उल्टा कर देंगे। यानी उस केस में ऊपर 100 हो जाएगा, ऊपर में 100 हो जाएगा, और नीचे क्या करेंगे हम, नीचे प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग, अगर प्लस है तो 100 में उतना प्लस कर देंगे, अगर माइनस है तो 100 में उतना माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 40 रुपया में बेचने पर, बेचता है मतलब पहले खरीदा होगा तब तो बेचा होगा, तो बाद का 40 रुपये में बेचा वो हमें दिया हुआ है, तो खरीदा कितना में था, हमें पीछे का निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, मैंने बताया उस केस में हमें पीछे का निकालना है। तो 100 ऊपर लिखेंगे और प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको, तो माइनस, लॉस मतलब माइनस, तो 100 में से कितना लॉस, तो 20 का, तो 100 में से 20 कर देंगे, तो 40 उसका बाद में बेचा, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 50 रुपया। अब 50 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हमें पहले का कॉस्ट प्राइस पता है, हमें कितना में बेचें, आगे का निकालना है, कितना में बेचें जबकि हमें 20% का लाभ हो। तो अगर 45 नींबू वो 50 रुपया में खरीदा था बेसिकली, तो 50 तो 20% का लाभ लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 50 इंटू, अब नीचे 100 करेंगे क्योंकि पहले का दिया हुआ है, बाद का निकालना है। ऊपर में प्लस है तो 100 + 20 यानी 120 अपॉन 100 करेंगे तो ये 60 निकल जाएगा, ₹60। लेकिन 60 में वो 45 नींबू बेचेगा ना, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 24 रुपया में कितना नींबू बेचना है उसको, 60 रुपया में तो 45 बेचेगा तब उसको 20% का लाभ होगा। लेकिन यहाँ 24 रुपया में कितना बेचना है उसको, तो 60 रुपया में 45 बेचता है, 1 रुपया में 45/60 बेचेगा,
है ना। 24 रुपया में कितना बेचेगा, 45/60 गुने 24, आंसर आ गया 18। जो निकालना हो उसको हमें बाद में लेते हैं, है ना। यहाँ पे इस रुपया कितना, नींबू कितना रुपया में बेचेगा, रुपया पहले, जो निकालना हो नींबू निकालना है तो नींबू बाद में लिया हमने, और न्यूट्री मेथड से यानी एक एक नियम से इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट अब आगे बहुत क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने उसका कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज में अगर इंक्रीमेंट या घटाव हो रहा हो या बढ़ाव हो रहा हो, अगर पॉजिटिव हो रहा हो या नेगेटिव हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, देखने से लगता होगा कितना भारी है, लेकिन देखिएगा ये बहुत सरल क्वेश्चन है। ये 2 है, ठीक, -1/2, फिर है 2 है यहाँ पे ऐसे करके, फिर माइनस है यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे करके, फिर 1/2 है, 1/2 है, माइनस फिर 1 अपन, मतलब अनलिमिटेड तक है चलता, कंटिन्यूड है, ये कंटिन्यूड है। अगर इसको हमने, इस पूरे को हमने मान लीजिए x ले लिया, इस पूरे को हमने माना कि ये x है, ये पूरा x है, ये पूरा x है, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब ये भी तो ये x है, तो ये रिपीट है, पूरा x है, तो फिर यहाँ से भी तो वही प्रोसेस शुरू है, तो ये नीचे वाला भी x हो जाएगा ना, ये यहाँ पूरा x है, फिर 2 - 1 ये, फिर लास्ट तक चलेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - 1, फिर ये भी सेक्शन भी x हो जाएगा, ये भी x ही है, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। बस यही इसमें कंसेप्ट था, मामला खत्म, यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा जो हमने x ले लिया यहाँ से यहाँ तक, तो अनलिमिटेड है, बढ़ता रहा, तो ये भी जो वैल्यू होगा, फिर देखिए यहाँ से रिपीट हो रहा है 2 - ये भी वही सेम हो गया 2 - सेम, तो यहाँ एक बार 2 - 1 और फिर इसको पूरे को हमने फिर से x ही होगा, तो यहाँ पे x ले लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इस x को उधर लेके चले गए, तो ये हो गया हमारा x + 1/x = 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा x² + 1/x = 2, फिर यहाँ पे क्या हो गया x² - 2x + 1 = 0, तो यहाँ पे किसका होता है, ये हो गया हमारा x - 1 का होल स्क्वायर = 0 हो गया। ये इसी के फॉर्मूले पे है ना, a² - 2ab + b², इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए x² - 2 × a × b + b², ये हो गया हमारा x² - 2x + 1, तो ये x² - 2x + 1 ये x में होल स्क्वायर हो गया = 0 हो गया, तो 0 है, ये स्क्वायर रूट निकाला इसका, तो उधर भी, तो इसका मतलब x - 1 = 0 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो x - 1 हो गया तो 0 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया हमारा 1, x का वैल्यू आ गया हमारा 1, तो सीधा सीधा आंसर हो गया हमारा, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला 1। लेकिन मैथ्स में क्या है, सभी क्वेश्चन में आपको ई ऑप्शन के कारण बहुत सारा क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इसको था, इसका क्वेश्चन था, एक आ गया, बाकी किसी में 628 नहीं था, सीधा आंसर यहाँ पे फाइंड कर। लेकिन ई ऑप्शन जो है इसका, ई ऑप्शन इतना खतरनाक है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उसके चलते आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन था। अब 2067 का 4 क्वेश्चन और है, उसको अभी तुरंत सॉल्व कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है और घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है। मतलब ये समझिए कि अगर 8 बजे घड़ी सेट कर दिया जाता है आज, तो कल 8 जब बजेगा तो उस समय क्या होगा, वो 10 मिनट जो है आगे हो जाता है। बेसिकली जब 8 बजता है तो बेसिकली उस समय क्या होता है ना, आपको 7:50 ही एग्जैक्टली हो रहा है, 10 मिनट घड़ी फास्ट हो जाता है। तो जब आज 8 बजे हम सेट करते हैं, तो कल जो 8 AM पे मॉर्निंग में आज सेट किया मान लीजिए घड़ी को, तो अगले दिन 8 AM पे जो हम चेक करेंगे घड़ी को, जब घड़ी में 8 बज रहा होगा, तो एक वास्तविक में उसमें कितना हो रहा होगा, 7:50 ही हो रहा होगा, 7:50 AM हो रहा होगा, मतलब 10 मिनट वो फास्ट हो जाता है घड़ी, है ना, 10 मिनट आगे हो जाता है। तो 10 मिनट आगे हो जाती है, तो सही समय क्या होगा, जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करी थी, जब 8 AM पे उसी दिन, जैसे अगले दिन, इस दिन अगर 1 PM पे 1 बजे दोपहर में घड़ी जो है एग्जैक्टली
कितना टाइम हो रहा होगा घड़ी में, क्योंकि 10 मिनट 24 घंटे में 10 मिनट घड़ी फास्ट हो जाती है, तो 8 बजे 7 बज के 50 AM ही बताएगी, वो एग्जैक्ट वास्तविक समय उसका होगा। तो जब 1 बजेगा उस दिन, तो उस समय एग्जैक्टली घड़ी में कितना बज रहा होगा ये हमें पता करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कंसेप्ट समझिए अब इसको। इसका ट्रिक भी है, लेकिन जब इसका कंसेप्ट से ही बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ट्रिक पे जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, इसमें बस एक ही कंसेप्ट है कि देखिए 24 घंटे में घड़ी जो है, 24 घंटे में घड़ी क्या होता है, 8-10 मिनट पीछे हो जाती है। 24 घंटे में जो आवर में 10 मिनट पीछे होती है घड़ी, 10 मिनट पीछे हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है 8 AM से लेके फिर 5 घंटे और है, 8 5 13, 5 घंटे और हो गया ना, एक्स्ट्रा हो गया, तो 24 घंटे में 10 मिनट हो जाती है। तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी ये, 10/24। ठीक है, तो फिर ये 6 घंटे 5 घंटे में कितनी हो जाएगा, आगे कितना बढ़ जाएगा वो, 10/24 × 5। ठीक, ये हो गया। देखिए 2 5 50 हो गया, ये 2 5 जा 2 12 जा। ठीक, तो ये हो गया हमारा, कैंसिल होगा तो ये हो गया 25/12। ठीक, मतलब 2 मिनट एंड सेकेंड में बहुत कम होगा। अब ये 2 12 × 24 हो गया, तो 1 बच गया, तो आपका 100 हो जाएगा। 1 बच गया तो 10 बचेगा, फिर बहुत कम हो जाएगा सेकेंड, मतलब 2 मिनट तो समझ सकते हैं, 2 मिनट के आसपास और बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 घंटे में 2 मिनट घड़ी और सो 10, ये 12 घंटे में 10 मिनट, 5 घंटे में जो है घड़ी क्या हो जाएगी, 2 मिनट और स्लो हो जाएगी, कुल मतलब 12 मिनट स्लो हो जाएगी, है ना, कुल 12 मिनट स्लो हो जाएगी घड़ी। तो इसका मतलब जब जब घड़ी में 1 बज रहा होगा 1 PM, तो एग्जैक्टली क्या होगा उस समय, 12 घटा दिए, इसमें 48 मिनट ये शो करेगी, है ना, 12 मिनट शो करेगी। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था इसमें। 24 घंटे में 10 मिनट स्लो हो जाती है, तो ये तो 24 घंटा तो ये हो गया, उसके बाद 5 घंटा और हो गया, तो 5 घंटा का एक्स्ट्रा निकाल लिया हमने। 24 घंटे में 10 मिनट स्लो हो जाती है, तो 1 घंटे में 10/24, और फिर 5 घंटे में 10/24 × 5, तो ये 25/12 हो गया, तो 12 दूना 24। तो एक जो है 24 का कितना मतलब कुछ सेकेंड होगा, लेकिन ठीक है, इसका आंसर एक्चुअली 12:48, ये जो है बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये एक ही के नियम से क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये आपको निकाल लेना था ऐसे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर की दौड़ में, ये घड़ी पे बेस्ड क्वेश्चन बीपीएससी लगभग हर बार पूछता है। इस पे मतलब आपको मैंने बोला ना कि लगभग समझिए कि 6 to 7 क्वेश्चन वो हर एक बार सेम पैटर्न पे पूछता है। बस डिजिट आप जब अभी 67वीं का कर रहे हैं, फिर 66वीं का करेंगे, फिर CDPO करेंगे, फिर AAO का भी जो एग्जाम हुआ 20 अगस्त को उसका क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखेंगे कि सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन बीपीएससी बहुत पूछता है। तो आपको अच्छे से देखना है, सारा आपको ऐसे ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ में ए जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकेंड से हरा भी देता है, तो बी की गति क्या है, ये हमें पूछ रहा है। यानी ये क्वेश्चन समझिए आप ऐसे कि 100 यहाँ से ये डिस्टेंस है, मान लीजिए 100 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस मतलब रेस इतना करना है, ट्रेवल करना है, 100 मीटर की ये दूरी है, और 2 ए और बी है उसमें रेस हो रहा है। ठीक, तो ए का जो स्पीड है, वो है कितना, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और ये ए क्या करता है, बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब ये बोलता है बी को कि भैया तुम 4 मीटर आगे से दौड़ो ना, यहाँ से मान लो 4 मीटर, यहाँ ए यहाँ से दौड़ता है, अब बी को बोलता है कि तुम 4 मीटर आगे से दौड़ो, यहाँ से बी दौड़ता है, ए यहाँ से दौड़ता है, ये 4 मीटर है, 100 मीटर है, तो बी ए कहता है बी को, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई तुम 4 मीटर आगे से भी दौड़ो ना, तब भी मैं तुमको हरा दूंगा, ऐसा ए बोलता है। तो ए क्या करता है, बी को 4 मीटर का ये दे देता है, उसको 4 मीटर का शुरुआत देता है, मतलब बोलता है कि तुम 4 मीटर मेरे से आगे खड़े हो जाओ,
एक ही टाइम पे दौड़ेंगे हम लोग, तभी भी तुमसे पहले यहाँ पे पहुँचूंगा मैं। तब ए जब यहाँ पे पहुँचता है, जब ये बी यहाँ से दौड़ता है, ए यहाँ से दौड़ता है, फिर भी ए क्या करता है, बी को 15 सेकेंड से हरा देता है, मतलब 15 सेकेंड पहले पहुँच जाता है यहाँ पे वो, है ना, 15 सेकेंड से हरा देता है, फिर भी मतलब ए जीत जाता है 15 सेकेंड के मार्जिन से। ठीक, तो हमें बी का स्पीड निकालना है। ठीक है, मीटर है यहाँ पे, ये किलोमीटर पर आवर में है। एक चीज़ याद कीजिए आप, जब किलोमीटर पर आवर को, है ना, हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, है ना, तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाई 5/18 कर देते हैं, 5/18 कर देते हैं। ठीक, और जब यही अगर इसका उल्टा करना हो, जैसे ये है मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करना हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको याद रखना है। जब मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर को उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका बिग कंसेप्ट समझ लीजिए आप। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि याद करना है, नहीं, याद नहीं करना है आपको। अब ये समझिए, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है मतलब किलोमीटर बट्टा आवर हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा। अब ये क्या होगा, किलोमीटर मतलब जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। और आवर को जब हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मीटर सेकेंड है, तो आवर को आवर को जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 और फिर कन्वर्ट करने के लिए 60, तो 1 आवर को जब करेंगे तो 60 × 60, और ये 1 किलोमीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो यही जो कैंसिल करते हैं, इसको ये कैंसिल करते हैं, ये देखिए 10/36, तो यही हो गया हमारा 5/18। बस यही है कंसेप्ट। इसीलिए ये जनरली लोग इसको नहीं बताते हैं, सिर्फ आपको ये बोल देंगे जो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जब इसका उल्टा करना है 18/5, बस इसका बेसिक ही है। फिर जब इससे कन्वर्ट्स उल्टा आएंगे तो यही 18/5 हो जाएगा। तो यही इसका कंसेप्ट है, बस यही है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इक्वल टू 60 × 60 सेकेंड, उसको सॉल्व कर लेंगे तो 5/18 आएगा। ठीक है, तो आप कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही इसलिए हमने यहाँ पे इसलिए बताया कि ये डिस्टेंस मीटर में है ना, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो एक का जो स्पीड है, ठीक, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। तो ये हो जाएगा हमारा 5/18 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8 हो गया, और 2 9 जा 18 हो गया। अब कैंसिल नहीं होगा, ये हो गया हमारा 20/9 स्पीड हो गया ए का मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, स्पीड हो गया ए का। अब टी, ए मान लीजिए टी टाइम लेता है ट्रेवल करने में, मतलब ए यहाँ से यहाँ पहुँचने में कोई टाइम लेगा ना, टाइम लेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 100 मीटर, ए का स्पीड है 20, नीचे आ जाएगा, जब 9 ऊपर आएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 9 हो गया, तो 25 जा 9 5 मतलब ए यहाँ से ए इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लेता है 45 सेकेंड का। ठीक है, कैसे, क्योंकि ए का स्पीड हमने यहाँ से निकाल दिया, ए का स्पीड तो गिव ही नहीं था 8 किलोमीटर पर आवर, हमने उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि इस डिस्टेंस है मीटर में, डिस्टेंस मीटर में है, तो हमें मीटर में यूनिट हमेशा सेम रखना होता है, इसलिए इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ये 20/9 हो गया। तो ए को डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितना, 100 मीटर, दूरी तय करनी है 100 मीटर, उसका स्पीड है 20/9 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो ये हो गया 45 सेकेंड। ठीक, अब ए को टाइम लगा इतना, तो बी को कितना टाइम लगेगा, बी ए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 सेकेंड से हरा देता है, मतलब ए को जितना टाइम लगा 45 सेकेंड, तो बी को कितना टाइम लगेगा, 45 + 15 मतलब 60 सेकेंड, बी को लगेगा 60 सेकेंड। ठीक है, तब तो 15 मिनट से हार गया ना, बी को लगा 60 सेकेंड। अब हमें बी का क्या पता करना है, स्पीड, तो बी ने दूरी कितना तय किया, तो ध्यान देना है यहाँ पे, बी 100 मीटर दूरी तय नहीं करता है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में है कि ए बोलता है कि अरे यार तुम 4 मीटर आगे भी से भी दौड़ोगे ना,
तब भी तुमको मैं हरा दूंगा। इसका मतलब बी कितना दूरी तय करता है, ये 96 मीटर ही, बी दूरी तय करता है 96 मीटर ही। कैसे कि 4 मीटर तो आगे खड़ा है, यहाँ खड़ा है, टोटल है 100, तो 100 में से 4 माइनस कर लेंगे तो बी कितना दूरी तय करेगा 96, तो बी दूरी तय किया 96 मीटर और बी का स्पीड है 60 सेकेंड। तो बी का सॉरी टाइम लगा 60 सेकेंड, तो स्पीड क्या हो जाएगा आपको पता है, दूरी बट्टे चाल 96/60, ठीक 96/60। ये स्पीड आएगा मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर, लेकिन देखिए फिर आंसर दिया हुआ है हमारा किलोमीटर पर आवर में, सारा आंसर है किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना है आपको। तो ये जो स्पीड आया अभी मीटर पर सेकेंड में स्पीड आया ये, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तभी मैंने बताया जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा जो भी है 2 9 जा 6, सॉरी ये 6 से कटेगा सीधा, 6 3 जा हो गया 18, 6 10 जा, ठीक। फिर ये भी कटेगा 2 से 2 5 जा और 2 4 जा 2 8 जा, 2 4 जा 8 1 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 हो गया। तो ये हो गया मतलब हमारा 40, अब कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 48 × 3 8 3 जा 24 2 एंड 2 24 और 4 3 जा 12 1 41 44 डिवाइड बाय 25 है ना, 25 हो गया। 96 60 सेकेंड लगा उसको, ठीक है। तो 96 मीटर, 96 स्पीड 60, 96/60 ये 18/5, तो 18/5 से ये 96 × 18 इक्वल टू हो गया, डिवाइड बाय होगा 300, डिवाइड बाय 300, 5.26 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका यहाँ से आप इसको ये कर दीजिए, ये सॉल्व करेंगे इसको एग्जैक्टली 5.76 जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 96/60 इंटू 18/5 है ना, 18/5 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5.76 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, बस वैसे कैंसिल करके जो भी है इसको डायरेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पे आपको कि 5.76 जो होगा ये सी वाला जो बी वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरह से बहुत सिंपल था, इसको सॉल्व करना बहुत आसान था। बाकी आप सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आराम से हो जाएगा हमारा सॉल्व, ठीक है। 48। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया काफ़ी सरल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये और आसान है। ट्रेन वाला समय थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ट्रेन बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए क्या है इसमें कि 110 मीटर एक लंबी ट्रेन है, जो कि 110 मीटर ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। 110 मीटर ये ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर, ठीक, ये वाला। अब इसकी स्पीड है ट्रेन की, ट्रेन जो चल रही है ट्रेन की स्पीड है आपका 58 किलोमीटर पर आवर, 58 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है कि कितने समय में वह एक राहगीर को, मतलब कि एक आदमी इंसान चल रहा है पैदल, जिसका स्पीड है मान लीजिए ये आदमी हो गया ऐसे, ठीक है। ये चल रहा है, अपोजिट है, सेम है, उसी दिशा में जो जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में ये आदमी भी चल रहा है। कितना इसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आदमी उसी दिशा में चल रहा है। ये ध्यान देना है कि जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में चल रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये ध्यान देने का बहुत ज़रूरत है। ये ध्यान देने की तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 58 किलोमीटर ट्रेन का स्पीड है, 4 किलोमीटर जो है पर आवर इसका स्पीड है। तो ये ट्रेन इस आदमी को कितना देर में क्रॉस कर लेगा, ये हमें फाइंड करना है टाइम, ठीक है। तो अब देखिए, अगर कोई ट्रेन जा रही है,
ठीक, और कोई इंसान जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो सबसे पहले ये देखिए कि ट्रेन मतलब कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उस इंसान को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि इंसान का तो हाइट है, उसका तो कोई लंबाई तो नहीं है, नीचे हॉरिजॉन्टल तो कोई लंबाई नहीं है, उसका तो हाइट है। तो उस केस में क्या होगा, ट्रेन को उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। अगर कोई पेड़ है या कुछ है या लेकिन अगर प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए कभी प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करना है तो ट्रेन उसके दूरी को हम लंबाई को ऐड कर देंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म की भी एक लंबाई होती है ना। तो जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है ट्रेन को, उस केस में जो ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। लेकिन अगर कोई पेड़ है या कोई इंसान है या कोई स्टैटिक पोजीशन जिसका कोई लेंथ नहीं है, हाइट तो है कोई लेंथ नहीं है, उस केस में ट्रेन को उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितना उसका खुद का लेंथ होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जब एक ही डायरेक्शन में दो चीज़ें चलती है तो उस केस में सापेक्षिक गति जो होगा, मतलब क्योंकि आपको पता है जब कोई वस्तु गतिशील हो तो वो भी चल रहा है वो भी चल रहा है, फर्क पड़ेगा ना। तो सापेक्षिक गति क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, मतलब 110 सॉरी ये 58 है प्लस -4 हो जाएगा ये, ठीक है। जब एक डायरेक्शन में जा रहा हो तो माइनस कर देंगे सापेक्षिक गति, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये दो कंसेप्ट है कि अगर कोई चीज़ एक ही डायरेक्शन में चल रही है उस केस में सापेक्षिक गति माइनस कर देंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो उस केस में क्या करेंगे, सापेक्षिक गति जो होगा प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो यहाँ पे सापेक्षिक गति क्या हो जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रेन को, इसको इस राहगीर को क्रॉस करने के लिए जो दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को वो 110 मीटर। ये याद रखना, यही दो कंसेप्ट ही है और कुछ है ही नहीं। आपको ये ध्यान देना है कि दो जिसको क्रॉस करना है, या दो वस्तु या दो बस या दो ट्रेन या कुछ भी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो स्पीड प्लस कर देंगे, वो सापेक्षिक गति हो जाएगी। फिर अगर कितनी दूरी तय करनी है, कोई अगर वैसी वस्तु हो जिसका कोई लंबाई नहीं हो, सिर्फ ऊंचाई हो, उस केस में ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतनी ही दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। अगर कोई लंबाई वाली वस्तु जैसे कि प्लेटफॉर्म है या कोई पुल है तो उस केस में क्या होगा, दोनों का दूरी जो डिस्टेंस लंबाई है वो ऐड कर देंगे, उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। और सेम डायरेक्शन में अगर दो वस्तु जा रही हो तो सापेक्षिक गति क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई वस्तु जा रही हो दोनों एक दूसरे के, उस केस में जो सापेक्षिक गति होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। बस इतना ही याद रखिएगा, फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये 54 किलोमीटर पर आवर है। और फिर देखिए डिस्टेंस मीटर में है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम फिर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। 18 × 54, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये डिस्टेंस हो गया, इतनी दूरी तय करनी है ट्रेन को, स्पीड सापेक्षिक गति ये हो गई। तो टाइम कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, समय बराबर पता है आपको, दूरी बट्टे 4 यानी 110/15 है ना। 110/15 हो गया। तो 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105 है ना। 105 और 5/15, तो मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं 7/1/3 सेकेंड लगेगा, है ना। इतनी ये टाइम ट्रेन को 7/1/3 सेकेंड, मतलब सी वाला जो आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा। तो इसमें यही कंसेप्ट है कि ट्रेन जो वस्तु अगर कोई वस्तु अगर गतिशील हो तो देखना है, क्या देखना है हमें कि एक ही दिशा में जा रही है या अपोजिट। अगर एक ही दिशा में जा रही होगी तो सापेक्षिक गति माइनस हो जाएगा, अगर अपोजिट दिशा में जा रही है तो सापेक्षिक गति क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अगर कोई स्टैटिक है, अगर मूव नहीं कर रहा है तो फिर ट्रेन की स्पीड ही को ही लेंगे, सिर्फ ट्रेन की स्पीड। कोई पेड़ है मान लीजिए, तो पेड़ तो मूव नहीं करती है, तो उस केस में क्या होगा, दूरी क्या होगा, जो ट्रेन की लंबाई होगी, पेड़ का तो कोई लंबाई भी नहीं है, ऊंचाई है, तो उस केस में ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, जितना उसका खुद का लंबाई होगा, प्लस उसका स्पीड क्या होगा, उसको इसमें एक ही स्पीड होगा, ट्रेन की खुद की स्पीड, क्योंकि पेड़ तो चल नहीं रही है। अगर स्टैटिक है तो स्पीड सिर्फ ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, और दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, जिसकी जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई होगी, ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या हो गया, अगर कोई वस्तु गतिशील है लेकिन अगर कोई उसका लंबाई नहीं है तो उसको ट्रेन को उसको क्रॉस करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, जितनी उसकी खुद की
लंबाई होगी, प्लस उसका स्पीड अगर कोई गतिशील है तो फिर ये देखना होगा कि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है या अपोजिट में। अगर एक ही दिशा में जा रही होगी तो सापेक्षिक गति पता करेंगे, उस केस में दोनों की सापेक्षिक गति क्या होगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, और दूरी, वो जो ट्रेन की लंबाई उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दूरी तो उतनी ही होगी जितनी ट्रेन की होगी, लंबाई तो उतनी ही होगी, लेकिन उस केस में सापेक्षिक गति दोनों का प्लस हो जाएगा। एक आप समझिए ना कि ऐसे इधर जा रही है इधर तो जल्दी क्रॉस करेगी ना, तो स्पीड उसके इसमें प्लस हो जाएगा, और दोनों एक ही तरफ जा रही है तो स्पीड उसके इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया स्टैटिक, जिसका कोई लंबाई नहीं है, सिर्फ खड़ी वस्तु है या सिर्फ हाइट है। अगर कोई ऐसी वस्तु हो जिसकी कोई लंबाई हो, है ना, तो जैसे प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म के केस में क्या होगा, फिर प्लेटफॉर्म स्टैटिक है, वो मूव नहीं करेगी, तो लंबाई तो उसकी उतनी, तो ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको क्रॉस करने के लिए, जितना दोनों की लंबाई को ऐड कर देंगे उतनी दूरी। और चूंकि प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होती है तो क्या करेंगे उस केस में, जितनी ट्रेन की स्पीड जो होगी वही स्पीड होगी, लंबाई दूरी तो दोनों को ऐड करके निकलेगा, लेकिन स्पीड सिर्फ ट्रेन की होगी। अगर कोई दो ट्रेन है, आप देखिए अगर दो ट्रेन है, सिर्फ दो ट्रेन है, उसके इसमें दोनों की कुछ की लंबाई होती है, दोनों चल रही होती है, उस केस में सापेक्षिक गति का वही रूल है कि अगर एक ही दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या करेंगे, हम दोनों की स्पीड को माइनस कर देंगे, अंतर फाइंड कर लेंगे, वो हो जाएगा सापेक्षिक गति। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उस केस में दोनों की गति को प्लस कर देंगे, वो हो जाएगा सापेक्षिक गति। अब दूरी, तो दूरी क्या होगा, दूरी चूंकि दोनों की कुछ लंबाई है ना, तो उस केस में हमेशा क्या करेंगे, दोनों के लंबाई को ऐड कर देंगे, तो उतना डिस्टेंस ट्रेन को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो लंबाई दूरी हमेशा वो होगी जो दो वस्तु की लंबाई है उसको ऐड करके। ठीक है, तो कोई वस्तु है यानी पेड़ है तो उसकी लंबाई 0, तो 0 ऐड करेंगे तो ट्रेन की लंबाई, कोई प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई होगी, ऐड कर देंगे, दोनों का वो टोटल दूरी तय करना पड़ेगा ट्रेन को। तो ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कोई भी क्वेश्चन इससे ट्रेन संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आज के बाद। तो इससे आगे भी क्वेश्चन आएगा, तो सिर्फ इसमें आया है, लगभग सभी साल एक लगभग पूछा ही जाता है ट्रेन से क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से बता दिया, आगे सिर्फ सॉल्व करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी फिर से इसको बता देंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये बहुत सरल है। ठीक है, ये समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है 52 मीटर और उसका छोटा विकर्ण दिया हुआ है 10 मीटर, तो बड़ा विकर्ण हमें पता करना है। समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस का खूबी ये होता है उसकी सभी भुजा, है ना, सभी भुजा का लंबाई बराबर होता है, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड सभी समचतुर्भुज दिया हुआ क्वेश्चन में, तो सभी भुजा की लंबाई बराबर होगी। इसके दो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण एक हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया छोटा वाला विकर्ण, ये हो गया बड़ा वाला विकर्ण। ठीक, तो अगर 52 जो है तीनों की चारों को मिला के है, अगर मान लीजिए ये x है, ये x है, ये x है, ये x है। ठीक, तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 52, तो x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू हो गया 13, है ना, 13 चौका 52, तो ये 13 हो गया। मतलब सभी का लंबाई जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, सभी भुजा का, ये भी 13, ये भी कोई परिमाप दिया हुआ है सभी को ऐड करके। ठीक, अब ये रोम्बस की सभी भुजा बराबर होती है। साथ में कुछ और भी प्रॉपर्टी होता है रोम्बस का, क्या होता है, इसका जो विकर्ण है यानी डायगोनल है वो समकोण पे काटता है, मतलब ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सभी एंगल समकोण पे होता है। साथ ही उसका जो विकर्ण है वो विभाजित, समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करता है, मतलब ये विकर्ण इसके बराबर और ये विकर्ण इसके बराबर होगा। क्लियर, इतना सारा प्रॉपर्टी है रोम्बस का, उसको आप दिमाग में डाल लीजिए। रोम्बस का इतना प्रॉपर्टी आपको अगर याद है तो आपका कोई भी क्वेश्चन रोम्बस से कभी नहीं छूटेगा। साथ में रोम्बस का एरिया अगर कभी फाइंड करना हो तो वो आपको होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, लेकिन यहाँ पे एरिया निकालना है नहीं। फिर मैंने बता दिया कि रोम्बस का अगर मान लीजिए कभी होता है कि आपको डायगोनल पहले एक डायगोनल दोनों डायगोनल का लेंथ दे देगा और बोलेगा इसके एरिया निकालने, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 समचतुर्भुज का ये एरिया होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सभी साइड तो दे दिया है और छोटा जो विकर्ण है वो दिया हुआ है। मान लो छोटा विकर्ण, मान लो ये वाला है, अगर छोटा विकर्ण जैसे ये वाला मान लीजिए छोटा विकर्ण है ना, ये छोटा विकर्ण है, ये 10 दिया हुआ है,
तो आपको पता है कि ये विभाजित करके मतलब ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। क्लियर है, ये भी 5 ये भी 5, तभी तो टोटल 10 होगा ना। कि विकर्ण जो है बाइसेक्ट, दोनों विकर्ण एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है, मतलब ये बाइसेक्ट करती है यहाँ पे, मतलब ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक, तो ये अगर 10 है पूरा, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 13 हो गया, तो ये निकल जाएगा हमारा। क्यों, ये जो 90 है ना, तो आप याद करिए पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। ये अगर 90 होता है तो अगर मान लीजिए जैसे ए बी सी है, ये इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है, मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या है, ये 90 है, तो 90 वाले सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो यहाँ पे देखिए 90 है, तो ये हो गया हमारा कर्ण। ठीक है, इसमें से एक हो जाएगा, ये मान लीजिए लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसको हम x मान लें। अगर मान लीजिए इस वाले को अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर, ये होगा ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 30 मतलब 169 माइनस ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा 144। तो x कितना हो जाएगा 144 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 हो गया। जब ये 12 हो गया, आप समझिए, ये जब ये मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, ये 12 हो गया सिर्फ ना, क्योंकि इसमें हम इस ट्रायंगल में लिए हैं, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से x तो इतना ही निकला, तो जब ये x है तो ये भी तो x ही होगा ना, क्योंकि विकर्ण बाइसेक्ट करता है। जैसे ये 5 था, ये 5 हो गया, जब ये x है तो ये भी x ही होगा। तो दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण का जो बड़ा वाला विकर्ण है उसका लेंथ क्या हो जाएगा 12 गुने 2 बराबर 24, तो हो जाएगा ये 2 गुने 12, 12 का डबल मतलब 24। यूनिट क्या है वो आपको देख लेना है, यूनिट है हमारा मीटर, तो 24 मीटर जो होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा वाला विकर्ण बड़ा विकर्ण होगा उसको वो होगा 24 वाला। ठीक है, तो इस तरह से रोम्बस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका अगर यहाँ पे कंसेप्ट समझ जाएंगे तो रोम्बस का कुछ नहीं है, सभी भुजा बराबर, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटती है, विकर्ण बाइसेक्ट करती है, मतलब बराबर होता है ये हिस्सा, ये बराबर ये बराबर ये, और साथ में विकर्ण ये रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। इतना ही कंसेप्ट अगर आप रोम्बस को याद कर लेंगे रोम्बस से, तो आपका रोम्बस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। ठीक है, तो इस तरह से 67 बीपीएससी पीटी जो पूछा हुआ क्वेश्चन था वो फिर से होगा, और री एग्जाम है, पहली बार कैंसिल हो गया था, तो इसको करना जरूरी, तक इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर से। तो ये खत्म होता है, जल्दी आते हैं हम 66 का क्वेश्चन।